हेलो फ्रेंड्स, मैं सोम प्रताप तोमर आपको अपने यूट्यूब चैनल एमपी परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में आपका 19 तारीख का पहला शिफ्ट का पेपर डिस्कशन कर लिया है। इस सेशन में आपका जो 19 तारीख को सेकेंड शिफ्ट जो आपका 19 अगस्त 2017 को शाम को 3 बजे जो एमपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो आया था, एक थैले में 5 काली और 5 सफेद गेंदें हैं, उनमें से 2 यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें आपकी सफेद हैं। ये आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपकी काली गेंद कितनी है? काली गेंद 5, सफेद गेंद कितनी है आपकी? सफेद, तो आप बोलोगे कितनी? 6। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर प्रायिकता के लिए किन गेंदों की बात करी गई है, तो यहाँ पर प्रायिकता के लिए आपको सफेद गेंदों की बात करी गई है। टोटल कितनी गेंदें हैं? तो टोटल जो भी होगा आपका इन 5 और 6 मतलब आपकी टोटल 11 गेंदों की बात की गई है। अब यहाँ पर सफेद गेंदें कितनी आपकी? 6, मतलब 6 में से 11 में से आपकी 6 गेंदों की बात की गई है। अगर हम प्रायिकता की बात करें, अगर यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ से एक गेंद निकाल लेते हो सफेद में से, तो आपकी यहाँ पर टोटल कितनी गेंदें बचेंगी? तो आप बोलोगे 5। अब आपने एक गेंद निकाल ली है, तो टोटल में से भी कहीं ना कहीं आपने एक गेंद निकाल ली होगी। तो टोटल में से अगर आपने एक गेंद निकाली तो आपकी गेंद कितनी बची होंगी? 10। तो यहाँ पे आप चीजें कैंसिल आउट करोगे, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे आप 3 बार। तो यहाँ पर जो आपकी प्रायिकता बनेगी सफेद गेंदों की वो होगी आपकी 3/11, मतलब 3/11 प्रायिकता होगी कि वो गेंदें आपकी सफेद हों। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन बनता है आपका 4, 3 और फिर आगे लिखा है आपका x, फिर दे रखा है आपका 5, 6, 7 और आपको यहाँ पर प्लस करना है। प्लस क्या करना है आपको? 2, 6 और दे रखा है आपको y और आपका 3, 5 और जो आपका जो रिजल्ट आया है वो है आपका 4, 8, 999 और आपका 3। ये रहा आपका रिजल्ट। तो आपको यहाँ पर जो बात बतानी है x और y की, कि x क्या होगा आपका, y क्या होगा। अब आप सबसे पहले इन्हें ऐड करके देखो। अगर हम ऐड करके देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है आपका 6 और यहाँ पर दे रखा है आपका 7, इनको अगर जोड़ोगे तो 6 और 7 आपका 13। ठीक है, 13 का इन्होंने 3 लिख दिया, सही बात थी। आपने एक को हासिल आगे कैरी फॉरवर्ड किया होगा। आगे आपका 6 और आपने जोड़ा 2, मिलके होंगे आपके 8। अब 8 में आपने अगर इसको भी जोड़ दिया तो आपको बिल्कुल 9 मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है आपको। यहाँ पर थे आपके 5 और y की कोई वैल्यू होगी कि y को आपने 5 में जोड़ा आपको 9 मिल जाए, तो y की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो आप बता सकते हो y की आपकी 4 वैल्यू होगी। क्लियर है? अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर दे रखा है आपको 3 और 3 में आपने x को जोड़ दिया। अगर 3 में x को जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 9। अब आपको भी पता है 3 में ऐसा आप क्या जोड़ोगे कि आपको रिजल्ट 9 मिले, तो आप x की वैल्यू क्या बताओगे? यहाँ पर 6। क्लियर है? आगे भी देख सकते हो 5 और 3 बिल्कुल एग्जैक्ट 8 ही है, मतलब आगे भी आपने कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है। यहाँ पर कितना है आपका? 4 एज इट इज 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू देखें तो x यहाँ पर कितना है आपका? 6। y की अगर वैल्यू देखें तो y कितना आया यहाँ पे आपका? 4। तो x और y 6 और 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अगला वाला क्वेश्चन है आपका एवरेज से। क्वेश्चन है आपका कि 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत बताना है। आपको एवरेज बताना है फर्स्ट 8 मल्टीपल किसके? आपके 14 के। देखो, अगर 14 के मल्टीपल की बात करें तो सबसे पहला आपका मल्टीपल कौन सा होगा? 14 होगा। अगला मल्टीपल 28, अगला 42, फिर आपका 56, फिर आपका 70, फिर आपका 84। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा कितने मल्टीपल हो गया? आपको 8 केवल मल्टीपल देखने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, फिर 7वां क्या हो जाएगा आपका? 98, फिर अगला क्या हो जाएगा आपका? 112।
14 के आपने 8 मल्टीपल लिख दिए मतलब सीधा सीधा अगर देखें ये आपने 14 का 12 लिख दिया है, ठीक है। आपको बताना है इनका एवरेज क्या होगा। देखो इनका एवरेज आप बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो। सबसे बेसिक चीज क्या रहेगी, आप इन सबको जोड़ दो, ठीक है, इन सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब 8 आर्टिकल से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा, जब भी आपके सामने कोई एक कंसेक्यूटिव सीरीज दे रखी हो, कंसेक्यूटिव को हिंदी में आप बोलते हो क्रमागत, मतलब एक क्रमागत सीरीज अगर दे के रखी हो तो आप कुछ मत करना, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर इनका एवरेज निकाल देना, इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब भी आपके सामने कोई कंसेक्यूटिव सीरीज देके रखी हो, कंसेक्यूटिव सीरीज मतलब एक क्रमागत आपकी सीरीज, जैसे क्रमागत आपकी श्रृंखला, जैसे 1 2 3 4 2 4 6 8 10 इस तरीके से, तो आप कुछ मत करना, पहला नंबर उठाना, लास्ट वाला नंबर उठाना और इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल देना, तो आपको पूरी सीरीज का एवरेज पता चल जाएगा। जैसे इस सीरीज का अगर आप एवरेज निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ दो, तो आप बोलोगे 14 और 112 को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे 4 और 2 आपका 6, 1 और 1 2 और ये आपका 1, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो डिवाइड आप किससे करोगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपका 63। दूसरा तरीका आपका ये हो गया कि आप पहला नंबर और दूसरा लास्ट वाला नंबर का एवरेज निकाल दो, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा पूरी सीरीज का। तीसरा तरीका आपके पास क्या रहेगा, आप कुछ मत करो, आप यहां से 14 कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूले से भी इनका सम निकाल सकते हो और एवरेज निकाल सकते हो। तीसरा तरीका क्या रहेगा, आप 14 को बाहर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 यहाँ पर 7 और यहाँ पर आपका 8। बात समझ में आ रही है। अभी भी आपके पास सेम तरीका है क्या, कि आप या तो पहले और लास्ट वाले नंबर का एवरेज निकाल दो, ठीक है, और जो भी आपका रिजल्ट है उसमें 14 का आप मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। एक और तरीका क्या हो सकता है, इन सबको आप जोड़ के इनका एवरेज निकाल दो, 14 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के तरीके आपके बहुत सारे हो सकते हैं, आपको एग्जाम में वो अप्रोच रखनी है जिसमें आपका कम टाइम में आपका एक्यूरेट आंसर आ सके। सारी चीजें आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो से है। अब क्वेश्चन है आपका 750 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी को आपका मिलने वाला अनुपात, ए और बी को मिलने वाला अनुपात आपका 5:2 है और आपको बी और सी को मिलने वाला अनुपात आपका 7:13 है, 7:13 और 750 आपके टोटल रुपए हैं, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपका क्वेश्चन सेम एज इट इज पहले वाले शिफ्ट में भी था, आप इससे पहला वाला वीडियो देख सकते हो। सेम क्वेश्चन आपका पहले वाले शिफ्ट, मतलब ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपकी पहली वाली शिफ्ट का सेकंड वाली शिफ्ट में। यहाँ पे आपको बताना है कि बी को कितने रुपए मिले होंगे, बी को, तो वहां पे मैंने आपको एक तरीका बताया था, यदि भी ऐसे फैक्टर वाले रेशियो आते हैं तो आप सबसे पहले उन्हें कंबाइंड करते हो। कंबाइंड कैसे करते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए, बी और सी इनको लिख दो, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी, तो आप बोलोगे 5, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 के सापेक्ष में, तो आप बोलोगे 2। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है आपकी, तो है आपकी 7। यहाँ पर सी की वैल्यू बी के सापेक्ष में कितनी है आपकी 13। क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको खाली जगह दिखती है आप उसे फिल करो। जैसे आप देखोगे कि बी के आगे पूरी जगह खाली है तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 को पीछे तक लाओ। अब आप देखोगे बी के पहले भी जगह खाली है तो 7 को आप आगे तक ले आओ। क्लियर है। तो अब आपको करना क्या था, मल्टीप्लाई। 7 5 आपका 35, 7 दूनी आपका 14, 13 2 आपका 26। आपका कंबाइंड रेशियो जो आया है वो है आपका 35, 14 और आपका 26। मतलब ए बी सी को इस अनुपात में आपको पैसे देने पड़ेंगे। सबको जोड़ोगे तो टोटल आपको पैसे कितने हैं, 6 4 10 और 5 15, 2 3 15 का 1 कैरी करोगे, 3 और 1 4 और 3 7, तीनों के मिलाकर आपने रुपए दिए कितने 75। और ये किसे डिनोट करेंगे, क्वेश्चन में दे के रखा है आपके 750 रुपए के। क्लियर है। तो एक बराबर क्या मिलेगा आपको, एक बराबर मिलेगा आपको 10 रुपए। एक यूनिट अगर आपकी 10 को डिनोट करेगी तो आपको बताना है बी को कितने रुपए मिले, तो आपको पता है कि बी को 14 रुपए मिले, तो एक बराबर 10, तो आपको कुछ नहीं करना है, 14 बराबर मतलब एक जीरो चिपकाना है।
तो आपको पता चलेगा कि बी को 140 रुपए मिलेंगे और क्वेश्चन में आपका आंसर रहने वाला है 4th। अगला क्वेश्चन है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से। क्वेश्चन है आपका एक मिक्सचर है 12 लीटर का और उसमें 20% आपका एसिड है, तो आपको एसिड की क्वांटिटी बतानी है। तो आप ऑरली भी कर सकते हो, 12% का आपको इजीली 20% निकालना है, तो मिलेगा आपको 2.4%। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका 4th वाला, या फिर अगर आप कॉपी पेन से भी कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा एक पॉट जिसमें आपका 12 लीटर का कोई मिक्सचर था, इसमें आपका 20% वो था आपका क्या, एसिड। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको 12% का डायरेक्ट 20% निकालना है। 0 से 0 काटोगे, 12 दो आपका 24 और अपॉन में 0, एक 0 को एडजस्ट करना है, मतलब 2.4। आप ऑरली भी कर सकते थे। 12% को आपको 12 लीटर का आपको डायरेक्ट 20% निकालना है, मतलब आंसर आने वाला था आपका 2.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो यदि 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य आपका 215 रुपए है और 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य आपका 250 रुपए है, तो आपको बताना है 5 कुर्सी और 5 मेजों का आपका मूल्य क्या होगा। जैसे अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो यहां पर दे रखा है आपको 2 कुर्सी, ठीक है, प्लस आपका 3 मेज, ये कितना दे रखा है आपको 215। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन है वहां पर दे रखा है आपको 3 कुर्सी और 2 आपकी मेज है, यहाँ पे 2 मेज, इनका प्राइस दे रखा है आपको 250 रुपए। क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं बताना है, केवल इतनी सी बात बतानी है कि 5 कुर्सी और 5 मेज का आपका मूल्य क्या होगा। तो आपको भी दिख रहा है, अगर यहाँ पर 2 कुर्सी थी, यहाँ पे 3 कुर्सी, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 कुर्सी, यही आपसे पूछा है। यहाँ पर दे रखा है 3 मेज और 2 मेज, जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना 5 मेज, यही आपसे पूछा है। तो आप इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ोगे तो 5 और 1 आपका 6, 2 और 2 आपका 4, मतलब ऑरली आपका आंसर हो सकता था कितना 465। ऑप्शन नंबर आपका रहने वाला है 3rd। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन है आपका एक दुकानदार 6 टन गेहूं 1.80 पर केजी के हिसाब से खरीदता है और इन गेहूं में से 4.7 टन 2 रुपए पर केजी के हिसाब से और रेस्ट ऑफ द पार्ट 2.50 पर केजी के हिसाब से बेच देता है। आपको बताना है कि शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होगा। जैसे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो दुकानदार था कॉस्ट कितना रहा, उन्होंने खरीदा कितना आपका 6 टन और 1 टन की वैल्यू कितनी थी आपकी 1.80, तो ओवरऑल आपका कितना रहने वाला है 0, 8, 4, 10। क्लियर है। कॉस्ट प्राइस कितनी निकली आपकी 10 रुपए 80 पैसे। अब जब सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस को उन्होंने 2 पार्टों में ब्रेक किया। पहला पार्ट था आपका 6 टन को 4.7 में ब्रेक किया और रेस्ट ऑफ द पार्ट, मतलब 6 में से अगर आपने 4.7 हटा दिया तो बचा आपके पास 1.3। क्लियर है। पहले पार्ट को उन्होंने किस हिसाब से बेचा 2 रुपए पर केजी और रेस्ट ऑफ द पार्ट मतलब 1.3 को बेचा इन्होंने 2.50 पर केजी के हिसाब से। क्लियर है। तो यहां पर है ना कितने पैसे मिले होंगे, यहां पर मिलेंगे इन्हें 9 रुपए 40 पैसे। क्लियर है। यहां पर कितने रुपए मिले होंगे, यहां पर 25 3 आपका 75, 7 कैरी करोगे 25 एकम 25 7 32 और पॉइंट होगा आपका 3 रुपए 25 पैसे। क्लियर है। तो ओवरऑल इन्होंने कितने में चीजों को सेल आउट किया, तो यहां पर 5, 4 और 2 आपका 6, 9 और 3 आपका 12 रुपए 65 पैसे में इन्होंने उस सामान को बेच दिया। अब आपको बताना है प्रॉफिट। अब आप खुद देखो, कोई चीज 10 रुपए 80 पैसे में खरीदी थी, 12 रुपए 65 पैसे में बेच दी, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आने वाला है आपका 5, 6 और 2 8 और यहां पर मिलेगा आपको 1 इतने का। और अगर टन को आप रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 1850 रुपए का। ऑप्शन रहने वाला है आपका 3rd। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशो का 3a। क्वेश्चन है आपका 3a
बराबर आपका 4b बराबर में है आपका 5c। आपको सिंपली बताना है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होने वाला है। आपके सामने जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, बेस्ट अप्रोच है आप कुछ मत करो, अगर आपको a का रेशियो जानना है मतलब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप a को छुपा लो, जो भी आपके पास बचता है उनका मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर कितना बचा आपका 20। क्लियर है। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, b को छुपा लो। b को छुपाए तो आपके पास बचा a और c, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 15। फिर अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो आप कुछ मत करो, c को छुपा लो। इन दोनों के पास क्या है 3 और 4, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12। ये था आपका a b c का रेशियो। क्लियर है। 20 अनुपात 15 अनुपात 12 ऑप्शन रहने वाला है आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस से। क्वेश्चन है आपका कि मैं अपनी यात्रा का 3/4 पार्ट चला तो मैंने देखा कि मैं 16 किलोमीटर चल चुका था, तो अब मेरे पास कितनी और शेष यात्रा बची हुई है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि पूरी यात्रा जो थी आपकी उसका 3/4 वो किसके बराबर है, आपके 16 के। तो अब आपको बताना है कि 16 में से अगर आप 3/4 पार्ट चल चुके हो तो शेष पार्ट आपका कितना है। तो आप यहां से बता सकते हो कि 3/4 मतलब आपका क्या दे रखा है 16, तो पूरी आपकी यात्रा कितने की होगी 16×4 आपका 64 बटे आपका 3। क्लियर है। ये थी आपकी पूरी यात्रा। इस यात्रा का आप 3/4 पार्ट चल चुके थे, मतलब 4 में से आप 3 पार्ट चल चुके थे, तो बचा पार्ट कितना केवल 1। 4 में से अगर आप 3 भाग चल चुके हो तो बचेगा कितना केवल 1, और 1 कितने में से टोटल आपका 4 में से, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4 2 4 6 24, मतलब अब आपके पास कितनी यात्रा बची है 16/3। मिक्स फ्रैक्शन में बताओगे तो इसे यहाँ पे डिवाइड दोगे कितनी बार जाएगा आपका 5 बार, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1 5 सही 1/3 किलोमीटर अब आपके पास बचे हुए हैं। तो ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे आपका पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज से संबंधित। वर्तमान में एक माँ, यहाँ पे आप माँ और उनकी बेटी, ठीक है 2 लोग हैं। वर्तमान में एक माँ और उनकी बेटी का अनुपात कितना है आपका 5:1। ठीक है। 6 साल के बाद, ये बात हो रही है प्रेजेंट की, ठीक है, ये बात हो रही है आपकी प्रेजेंट की। 6 साल के बाद इनका यह अनुपात आपका 3:1 हो जाता है। तो बेटी की आपको वर्तमान की उम्र बतानी है। देखो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बताता हूं। आप कुछ मत करो, सबसे पहले रेशियो को अरेंज करो। क्या आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर है? सबसे पहले डिफरेंस देखो आप, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, मतलब डिफरेंस बराबर नहीं, मतलब इन दोनों का अंतर कहीं से कहीं तक बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो आप बराबर करोगे। बराबर कैसे करोगे? इन दोनों का डिफरेंस देखो, 5 में से 1 जाएगा तो मिलेगा आपको कितना 4, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो आपको मिलेगा कितना 2। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, ठीक है, और इस 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 2 आपका 10 और यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4। क्लियर है? अब आपके सामने एक नया रेशियो बन के आया, कितना 10 और 2 का, और यहाँ पे कितना आया आपका 12 और 4 का। क्लियर है? अब आपके लिए ये पुराना रेशियो कोई काम का नहीं है, भले चाहे इसे आप साफ भी कर सकते हो क्योंकि आपके कोई काम का ही नहीं है। अब आपके लिए नया रेशियो क्या है कि वर्तमान में उनकी उम्र कितनी है 10 और 2 के अनुपात में, 6 वर्ष के बाद इनकी उम्र कितनी है 12 और 4 के अनुपात में। अब आप देखोगे तो इनका डिफरेंस बराबर होगा, 10 और 12 2 का डिफरेंस, 2 और 4 2 का डिफरेंस, मतलब 2 का डिफरेंस हर जगह आ रहा है। ये 2 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि 6 साल आपके निकल चुके थे, तो 2 बराबर आपके 6। क्लियर? तो कैंसिल आउट करोगे, 1 बराबर आपका 3, एक यूनिट अगर आपकी 3 को डिनोट करेगी। अब आपको बताना है वर्तमान में बेटी की उम्र कितनी रहने वाली है, तो बेटी थी आपकी 2 की, 1 बराबर अगर आपका 3 तो 2 बराबर आपका मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब कितना 6, तो मिलेगा आपको बेटी कितने की होगी आपकी 6 वर्ष की। क्लियर है? तो ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे आपका सेकंड वाला। ऐसे क्वेश्चनों को बेस्ट अप्रोच है, आप
रेशियो को बराबर करो, अगर बराबर नहीं है तो मैंने बराबर करने का आपको तरीका भी बताया कि डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेशियो बराबर हो जाएगा, फिर वहां से आप कंपेयर करना चालू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो से। यहाँ पर क्या दे रखा है कि दो संख्याएं आपकी x और y, इनका रेशियो जो दे रखा है वो आपको 6:5 दे रखा है, ठीक है, 6:5। और आगे क्या बोला है कि x और y का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मिलने वाला है आपको कितना, 23। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 30 मिलेगा, जो काय के बराबर है आपके 30 के। तो 1 बराबर क्या मिलेगा आपको 1। अगर 1 बराबर 1 है तो आपको y की वैल्यू बतानी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, मतलब 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा, यहाँ पे 5 बराबर आपका 5। कुछ क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल रहेंगे, अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ते हो तो उन्हें ऑरली भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन था कि 5 बराबर आपका 5, 6 और 5 का आपका रेशियो दे रखा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा। तो वैसे भी आपको पता है कि 6 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे 30 ही आता है, मतलब वो संख्याएं कौन सी होंगी आपकी, 6 और 5, ठीक है। तो 5 बराबर आपका 5 ही रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चनों का बिना कॉपी पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब ऑरली आपको करना है तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x बटे 4 आपको दे रखा है 3, अब आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब आपको भी पता है ऐसे क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे आपके 12। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या दिमाग लगाओगे, ऐसे क्वेश्चनों को कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करना है और कोशिश करोगे ऑरली सॉल्व करो। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12, मतलब x की वैल्यू 12 रहेगी, और ऑप्शन में आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से। क्वेश्चन है आपका, यदि गोले की त्रिज्या को 50% आप बढ़ा दोगे, मतलब गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाएगी, तो क्षेत्रफल में कितने % का बदलाव आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं, कोई भी, चाहे मेंसुरेशन 2D हो आपका, 3D हो, मतलब कोई सा भी चैप्टर हो मेंसुरेशन का, तो सबसे पहले क्या करोगे, परसेंटेज को उठाओ। परसेंटेज यहाँ पे कौन सा दे रखा है आपको, 50, और 50% हटाओगे मतलब 50/100, कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2, मतलब 1/2, ठीक है। और नीचे वाला जो भी होगा नंबर वो आपकी अभी हाल की रेडियस होगी, ठीक है, मतलब अभी जो गोला है आपके पास उसकी रेडियस त्रिज्या कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर। अगर चीजें आपको बढ़ाने का बोले तो बढ़ा देना, चीजों को घटाने का बोले तो आप घटा देना। अभी रेडियस को बढ़ाना है तो रेडियस 2 का 50% मिलेगा आपको 1, मतलब अब आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बात करूं गोले के क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल कितना होगा आपका 4πr²। मेंसुरेशन 3D में अगर आप गोले का सरफेस, टोटल सरफेस या सरफेस एरिया निकालोगे तो फॉर्मूला बनता है आपका 4πr²। अब एक बात बताओ, रेडियस चाहे आपकी 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, फॉर्मूला आपका यही वाला रहने वाला है, फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। मतलब जितनी भी आपको कॉमन चीजें दिखेंगी, जितनी भी आपको कॉमन चीजें दिखें, कोई भी फॉर्मूले में सबसे पहले आप उन्हें हटाओ। जैसे अगर 2 से आप लेके चलोगे तो भी आपको यही फॉर्मूला मिलेगा 4πr²। जब आप एरिया निकालोगे 3 रेडियस होने के बाद, मतलब 2 से चीजें 3 बढ़ेंगी, तभी भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा 4πr²। मतलब जितनी भी आपको कॉमन चीजें दिख रही हैं 4π वो आप सबसे पहले हटा दो। क्लियर है? जैसे आप बोलोगे r भी आपको दोनों जगह एक जैसा ही दिख रहा है, आपको एक जैसा दिख रहा है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे r की वैल्यू आपकी 2 है, यहाँ पे r की वैल्यू आपकी 3 है, यहाँ पे 4 की वैल्यू 4 ही रहने वाली है, यहाँ भी 4 ही रहने वाली है। पाई की वैल्यू यहाँ भी आपकी 22/7 रहेगी, यहाँ भी आपकी 22/7 रहेगी। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा इन कॉमन सी चीजों का, जो भी आपको समान चीजें दिखें हटा दो उन्हें। ये आपने चीजें यहाँ से हटा दी। क्लियर है? अब आपका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, r का स्क्वायर करना, मतलब 4, ठीक है। यहां पर क्या करोगे आप, r को स्क्वायर करोगे मतलब 9। क्लियर है? मतलब पहले आपका जो क्षेत्रफल था वो था 4, त्रिज्या आपने बढ़ाई तो अब आपका क्षेत्रफल हो गया 9। कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे कितना बढ़ेगा आपका 5। अब इस 5 को आपको बताना है परसेंटेज में, किस पर बढ़ा, इस 4 पर, इस 4 पर बढ़ा। अब परसेंटेज में बताना मतलब इस फ्रैक्शन का 100 के अंदर वैल्यू, तो 4 से काटोगे ये जाएगा आपका 25 टाइम्स, तो 25 और 5 मिलकर होगा आपका 125%। 125% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन रहेगा आपका फोर्थ वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन है आपका एक 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा एक आपका आयताकार टैंक है 2 मीटर की ऊंचाई तक, ये इसमें पानी भरा हुआ है। तो आपको बताना है टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका आयताकार तल है, टैंक है इस तरीके से, ये आपका कोई क्यूबॉइड टाइप का शेप है। लंबाई कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और हाइट कितनी, मतलब यहां तक आपका पानी भरा हुआ है और यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है आपको 2, ठीक है, यहां से यहां तक आपका पानी भरा हुआ है। क्लियर है। तो आपको बताना है टैंक की जितनी भी सतह आपकी गीली है उस गीले भाग का आपको क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखोगे अगर आप बिल्कुल बारीकी से, नीचे वाला जो आपका शेप है ये वाला, ये इस तरीके से, ये भी एक आपका आयताकार शेप होगा, तो ये भी आपका एक तरीके से गीला ही है। तो क्षेत्रफल निकालोगे तो नीचे वाली जो तली होगी उसका क्षेत्रफल होगा 10 × 5 मतलब आपका 50, ठीक है। अगर इस साइड आओगे आप आयताकार के इस साइड, यहां से यहां तक ये भी आपका गीला भाग है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर बेस है आपका कितना 5 और कितनी हाइट तक ये गीला है 2 हाइट तक। सेम आपका इस साइड भी उतना ही गीला होगा, मतलब 5 दूनी 10, 10 इस साइड का 10 इस साइड का, तो ये कितना हो गया आपका टोटल 20 भाग, ठीक है। अगर सामने की बात करें यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ भी कोई एक आपका ऐसे गीला होगा यहाँ तक सामने वाला, तो लंबाई कितनी रहेगी आपकी फ्रंट में 10 और ऊंचाई कितनी रहने वाली है आपकी हाइट 2 मीटर तक, ठीक है। तो टोटल 10 × 2 मतलब 20। अगर आगे साइड 20 है तो सेम इसके पीछे साइड भी आपका 20 रहेगा, 10 इधर का 10 उधर का, ठीक है। टोटल आपका कितना हो जाएगा 20 40, ठीक है, सॉरी 10 दूनी आपका 20, 20 इधर का 20 उस साइड का, टोटल रहेगा आपका 40। ये भाग आपका टोटल गीला भाग है। अब इन्हें ऐड करोगे 5 और 2 आपका 7, 7 और 4 आपका 11 और यहाँ पे 0, तो टोटल आपका 110 भाग मतलब 110 मीटर स्क्वायर भाग आपका इस क्यूबॉइडिक शेप में गीला होगा। ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पे सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। क्वेश्चन है आपका एक संख्या के अंकों का गुणनफल आपका 12 है। यदि इस संख्या में आप 36 को जोड़ दोगे तो अंकों का स्थान आपका पलट जाएगा, ठीक है। 2 अंकों की आपकी एक संख्या है, अब आपको उसको संख्या बतानी है। नंबर सिस्टम में ऐसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो बेस्ट तरीका है आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से एलिमिनेट करो। जैसे आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन है आपका 43, 26 और है आपका 34, 62, ठीक है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहला आप पहले अप्रोच देखो, आपको क्या देखना है, इनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए आपका 12, 4 और 3 आपका 12 है, बिल्कुल है। 4 और 3 आपका यहाँ भी 12 है, बिल्कुल है। 6 और 2 12, 6 और 2 12। बात समझ में आ रही, मतलब पहले कंडीशन से कोई भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। सेकंड कंडीशन है, अगर इसमें आप 36 जोड़ दोगे, यहाँ पे 36 जोड़ दोगे तो अंकों का स्थान पलट जाएगा। अंकों का स्थान कैसे पलटेगा, अगर 26 है मतलब पहले 2 है फिर 6 है तो अंकों का स्थान पलट के वो 6 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे आप 6 और 3 आपका 9, 4 और 3 आपका 7, कहीं से भी नहीं पलट रहा, मतलब पहला ऑप्शन आप हटा दो। यहाँ पे देखोगे 6 और 6 आपका 2, ठीक है, 3 और 2 5 और एक आपका 6, मतलब 26 से वो हो गया आपका 62। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। बाकी के भी अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर देखोगे 4 और 6 आपका 10, 0 एक कैरी करोगे, 3 और 3 6 और 1 7, मतलब कहीं से कहीं तक आपका नहीं पलटा, मतलब ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे देखोगे 6 और 2 आपका 8, 6 और 3 आपका 9, कहीं से कहीं तक नहीं पलटा तो ऑप्शन आपका गलत है, मतलब ऑप्शन आपका कौन सा रहने वाला, सेकंड 26। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, पहली कंडीशन उठाओ, उससे देखो शायद हो सकता है यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन होता, जैसे 52, 5 दूनी 10 हो गया, मतलब आपको 12 मल्टीप्लाई नहीं मिला, एक ऑप्शन हट गया। हो सकता है आपको पहली कंडीशन से ही आपका आंसर मिल जाए, चलो नहीं भी मिलता है तो आप लास्ट वाली कंडीशन से अपना आंसर निकाल सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस है। एक कार किसी दूरी का 1/4 हिस्सा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शेष पहले की दोगुनी गति से पूरा करती है तो उसे आने और मतलब चलने में टोटल 10 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। जब इससे पहला वाला जो मैंने आपको सेशन लिया था, फर्स्ट वीडियो आपका जो आपकी पहली शिफ्ट हुई थी, तो वहां पे आपको एक लाइन बोली थी मैंने कि जब भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए तो बेस्ट तरीका है कि उन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों की शुरुआत आप फ्रैक्शन से ही कर दो। जैसे यहाँ पे अगर आपके सामने देख रखा है कितना 1/4, तो कुछ मत करो, इस 4 को ही आप मान लो कि यही है आपकी पूरी टोटल डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? इस 4 को आप कैसे चलोगे? 1/4 हिस्सा मतलब इस 4 का 1/4 मतलब एक हिस्सा। 4 का अगर 1/4 हिस्सा चलोगे तो एक ही चलोगे, मतलब 4 में से आपने एक चल दिया। अब आपके पास कितना बचा? 3। ये बात होगी हमारी डिस्टेंस की। क्लियर? स्पीड दे रखी है कि पहली वाली स्पीड आपने 25 रखी, नेक्स्ट वाली जो आपकी स्पीड थी 25 से दोगुनी मतलब 25 का दोगुना मतलब 50। क्लियर है? अगर मैं टाइम की बात करूं तो समय कैसे निकालते हो? तो आप बोलोगे दूरी बटे आपका 4। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्टेंस आपको दे रखी है, स्पीड कितनी है यहाँ पे 25, पहले वाले भाग का आपने समय निकाला, दूसरे वाले भाग का निकालोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? इससे जस्ट डबल मतलब 50, और टोटल यहाँ का अगर जोड़ दोगे तो ये बराबर हो जाएगा आपके 10 घंटे के। क्लियर है? तो बस इनको एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 50, 2 बार जाएगा +3, आपको मिलेगा 5/50, मतलब कितना मिल जाएगा आपको? 1 बराबर कितना? 100। बात समझ में आ रही? अगर 1 बराबर आपको 100 मिल गया, मतलब 1 यूनिट की अगर आपने वैल्यू फाइंड कर ली तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 1 यूनिट डिनोट करेगी आपको 100 को, और टोटल डिस्टेंस आपने कितनी बोली है? 4। तो 4 बराबर आपको क्या मिलेगा? बस 4 मल्टीप्लाई करना है, या फिर 4 के पीछे आपको ये 2 जीरो चिपकाने। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी रहने वाली है? 400 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर आपका पहला बेस्ट तरीका है। आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन को अप्रोच बनाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है। क्वेश्चन है आपका 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 50 मीटर या तो 5 सेकेंड की रेस से पछाड़ देता है, तो ए रेस पूरी करने में कितना समय लेगा? तो ए को कितना समय लगा होगा अपनी रेस पूरी करने में? देखो, रेस वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो बेस्ट तरीका है आप इन्हें रेशियो से सॉल्व करो। रेशियो से कैसे करोगे? जैसे अगर मैं बोलूं ए और बी थे, अगर स्पीड की डिस्टेंस की बात करूं तो ए ने बी को कितने मीटर की डिस्टेंस से हराया, मतलब ए ये टोटल आपका 1 किलोमीटर का ट्रैक था, मतलब 1000 मीटर का। ठीक है, यहां से आपके 2 लोग ए और बी दौड़ना स्टार्ट किए। ए थोड़ा फास्ट था तो यहाँ पे जल्दी आ गया, मतलब ए ने रेस जीत ली। लेकिन ए ने या बी को देखा पीछे तो बी यहाँ पे कहीं था, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी डिस्टेंस थी? 50 मीटर। बात समझ में आ रही? ए ने तो टोटल अपना डिस्टेंस 1000 कवर किया, कितना? 1000 मीटर। लेकिन बी ने कितना कवर किया होगा? अभी भी उसी सेम टाइम में 50 मीटर रह रही है, मतलब टोटल 950 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो बी ने कितना उसी सेम समय में, उसी समान समय में 950 मीटर चला होगा। अब अगर स्पीड की मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर आप चाल की परिभाषा देखोगे तो स्पीड की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है कि एक समय या एक यूनिट टाइम में जो व्यक्ति जितनी दूरी को पूरा करता है उसे उसकी चाल कहते हैं, या फिर डिस्टेंस को भी आप स्पीड बता सकते हो। क्लियर है? तो यहां से आप डिस्टेंस मतलब स्पीड। ठीक है, 0 से 0 काटोगे और 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और ये 0, 5 एकम 5, 5 ने 45, मतलब स्पीड का जो अनुपात आया वो कितना होगा आपका? 20 और 19। अब आपको भी पता है स्पीड का रेशियो जस्ट इनवर्स होता है आपके टाइम के रेशियो से, या फिर उल्टा भी इसे बोल सकते हैं कि टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा होता है काय के आपके चाल के या स्पीड के रेशियो से। अगर एक का चाल 20 है तो एक का समय कितना लगेगा? 19, मतलब जस्ट आप उल्टा लिख दो और इसे 20। क्लियर है? स्पीड का जो रेशियो होगा जस्ट इनवर्स होगा आपके टाइम के रेशियो से, टाइम का जो भी आपका रेशियो होगा वो जस्ट इनवर्स होगा आपके काय के स्पीड के रेशियो से।
बात समझ में आ रही है? मतलब ए को कितना समय लगेगा आपका 19, बी को कितना समय लगेगा आपका 20। तो ए ने बी को कितने समय से हराया? तो आप बोलोगे 1 समय से। और ये 1 समय आपको क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है? 5 सेकंड के। बात समझ में आ रही है? तो ए को लगने वाला समय कितना है? तो आपको भी पता है ए को लगने वाला समय कितना है आपका 19। तो 19 बराबर आपका मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 19 5 95। तो ए ने जो 1 किलोमीटर की रेस पूरी करी है वो 95 सेकेंड में पूरा किया होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd। बात समझ में आ रही है? जो भी छोटी छोटी मैं लाइन बता रहा हूँ, जैसे आपको स्पीड की डेफिनेशन बताई, टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम, या आप एक अपने शॉर्ट नोट्स इनके बनाते चलो ताकि चीजें आपको जब समझ में ना आए तो आप पन्ने पलट के वापस से रिवीजन के तौर पर देख सको। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन है आपका ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करे तो उस काम को 8 दिन में, बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में आपका कितना समय लगा होगा? तो अगर मैं एक ही बात करूं, ए अपनी एक कार्य क्षमता से, अपनी एक रेट से 10 घंटे काम करेगा, ठीक है, 10 घंटे काम कर मतलब एक दिन में 10 घंटे करेगा तो ऐसे 8 दिन में काम को पूरा करेगा, ठीक है, टोटल काम उसने डन किया। अब वही काम बी अपनी रेट से, ठीक है, कितने घंटे काम करेगा? तो आप बोलोगे 8 घंटे काम करेगा, मतलब एक दिन में 8 घंटे काम करेगा तो 12 दिन में काम को वो पूरा करेगा, ठीक है। इनने भी टोटल वर्क डन किया। अगर दोनों ही टोटल वर्क थे तो आपस में कैसे होंगे? बराबर। अब चीजों को अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 8 से 8 गया, ये आपका 5 और यहाँ पे आपका 6, क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ए, बी को यहाँ लाओगे बटे में, यहाँ पर रहेगा आपका 6, 5 इधर जाएगा बटे में, मतलब ए और बी का जो अनुपात आया 6:5, मतलब ए की कार्य करने की क्षमता कितनी रहेगी आपकी 6, तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी रहेगी आपकी 5। अब या तो आप टोटल वर्क निकालने के लिए ए का यहाँ मल्टीप्लाई करो, या टोटल वर्क निकालने के लिए बी का यहाँ मल्टीप्लाई करो। आप कोई सी भी जगह मल्टीप्लाई करोगे टोटल वर्क दोनों जगह से बराबर ही आएगा। जैसे अगर यहाँ से आप टोटल वर्क निकालोगे तो ए की रेट कितनी आपकी 6, कितने घंटे 10 और कितने दिन में आपका 8, तो टोटल वर्क आपका कितना आएगा 8 6 48 0। ये था आपका टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को किन से कराना है? इन दोनों से, मतलब 6 रेट से और 5 रेट से। एक दिन में कितना काम करेगा? ये 11 काम करेगा, 6 और 5 मिलकर 11 काम करेगा। और कितने घंटे काम करेगा? ये काम करेगा 6 घंटे पर डे। और कितने दिन में काम करेगा यही तो आपको निकालना है। और कितना काम करेगा ये भी आपको पता चल गया 480। तो 6 से काटोगे ये 8 बार, तो 11 बराबर आपका 11 मल्टीप्लाइड बाई डी बराबर आपका 80, ठीक है। तो डी बराबर कितना मिलेगा 80/11। मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे तो यहाँ पर जाएगा आपका 7 बार, यहाँ पर बचेगा 3/11। इतने दिन लग जाएंगे इन दोनों को पर डे 6 घंटे काम करने में। ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला 7 सही 3/11। कोई कोई क्वेश्चन आपके थोड़े से लेंदी भी रहते हैं, जैसे ये टाइम एंड वर्क जो अभी आपने किया थोड़ा सा लेंदी था, आपको टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन भी थोड़ी आपको करनी रहेगी। जैसे कोई कोई क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आपको देख के ही शॉर्ट में आंसर निकालना है। जैसे पहले भी 2-3 क्वेश्चन आए थे तो मैंने आपको बोला था ऐसे आप क्वेश्चनों को ऑरली किया करो। जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दीपक की अभी उम्र 17 साल है, यदि दीपक की अभी उम्र 17 साल है तो 3 गुनी उम्र उसकी कितनी होगी? जैसे दीपक की उम्र अभी 17 साल है तो दीपक की 3 गुनी उम्र कितनी होगी? तो आपको भी पता है अगर अभी दीपक 17 साल का है तो 17 का 3 गुना निकालना है आपको, तो कितना मिलेगा आपको 51 साल। मतलब दीपक अगर आपका 17 साल का है तो आपको बताना है कि 3 गुना कितने का होगा, तो कितना होगा 51। ऐसे क्वेश्चनों को आप कॉपी पेन से सॉल्व मत करो, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ो वहीं ऑरली आप सॉल्व करो। 17×3 आपका 51, वहीं टिक करो और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चनों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको टाइम देना है। जैसे अभी आपने टाइम एंड वर्क का सॉल्व किया, वहां अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन तो करनी है, भले ही क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेशन तो करनी है। जैसे एक और क्वेश्चन आया था आपका पहले इससे, कितनी सतह आपकी गीली थी मेंसुरेशन 3D का, जिसमें आपका आंसर 110 कुछ था। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सोचना भी पड़ेगा,
कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, दिमाग को भी लगाना पड़ेगा, ये टाइम आप वहां को मैनेज करो, यहाँ आपको टाइम बचाना पड़ेगा। जैसे 17×3 = 51, एक और आया था 4x 4 बराबर 3, मतलब x की वैल्यू बताओ, तो आप ऑरली देख सकते थे x बराबर आपका 12 होगा। अब कॉपी पेन से करो तो 12 आना है, दिमाग से करो ऑरली पढ़ के तो 12 आना है। टाइम को बचाओ और ऐसे क्वेश्चनों में लगाओ। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक 5 सदस्यों की औसत आयु आपकी 21 साल है, तो टोटल उम्र कितनी होगी? अगर कोई 5 मेंबर है, इनकी उम्र कितनी है? 21, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, टोटल इन 5 सदस्यों की उम्र कितनी रहने वाली है आपकी? 105। ठीक है, यदि इन 5 सदस्यों में सबसे छोटा जो सदस्य है वो है आपका 5 साल का। ठीक है, तो 5 साल का जो सबसे छोटा सदस्य है, जब इसका जन्म हुआ था तब परिवार की औसत उम्र कितनी थी? अब एक बात बताओ, 5 सदस्य हैं और छोटा सदस्य 5 साल का, तो जन्म के टाइम पे आपको कितना पीछे जाना पड़ेगा? मतलब हर किसी की एज में आपको 5 साल तो जाना ही पड़ेगा, और टोटल मेंबर है 5, एक सदस्य का 5, तो 5 सदस्य का आप कितना जाओगे? 25। क्लियर है? तो टोटल कितना मिलेगा आपको? 80। मतलब उस टाइम जन्म के समय उस टाइम सभी लोग 80 साल के थे, जितने भी मेंबर थे। अब मेंबर कितने थे? अब 5 में से एक तो आपने हटा ही दिया क्योंकि उसका जन्म होने वाला है, तो बचे आपके कितने लोग? 4। तो 4 पे आपको एवरेज निकालना है, 4 से काटोगे 2 मतलब 20। उस टाइम जन्म के समय इनका औसत कितना था आपका? 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आयु से संबंधित। सेम क्वेश्चन आपने इससे पहले भी डिस्कस किया था। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यदि 10 साल के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो आपको बताना है वर्तमान में इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। देखो, वर्तमान में ये माँ की उम्र थी और ये उनकी पुत्री की उम्र थी। अगर आप 10 साल पहले जाओगे तो माँ की उम्र 3 गुनी हो जाएगी पुत्री की उम्र से। 10 साल बाद मतलब वर्तमान से, ये वर्तमान प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान से 10 साल बाद जाओगे तो माँ की उम्र कहीं ना कहीं 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या देखना है? इनका डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा आपका? 1 का, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। डिफरेंस आपका बराबर नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तब आप क्या करोगे? डिफरेंस को बराबर कैसे करोगे? इन दोनों का जो भी अंतर आएगा 1, इन दोनों का जो भी अंतर आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 3 और 1 ही रहने वाला है। 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 4 और यहाँ मिलेगा आपको 2। बात समझ में आ रही? पुराना रेशियो अब आपके कोई काम का नहीं, मतलब इसे हटा भी सकते हो आप। क्लियर है? यहाँ तो आपका 3 और 1 ही रहने वाला था, ये आपका रेशियो आ गया। 10 साल पहले का था 3 और 1 के अनुपात में, 10 साल बाद का कितना हो गया आपका? 4 और 2 के अनुपात में। अब डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस आपको बराबर मिलेगा। 3 से बढ़ गया कितना? 4, 1 से बढ़ गया कितना? 1। ठीक है, 3 से बढ़ गया 4 मतलब 1 का डिफरेंस, 1 से बढ़ गया 2 मतलब 1 का डिफरेंस। तो ओवरऑल आपको डिफरेंस कितने का मिलेगा? तो आप बोलोगे 1 का। अब ये 1 तो आ गया, ये 1 आया क्यों? 10 साल तो ऊपर के आपने कवर किए, 10 साल आपने नीचे के कवर किए, तो ओवरऑल आपने कितना कवर किया? तो आप बोलोगे 20 साल। बात समझ में आ रही? 1 बराबर दे रखा है आपको 20 साल। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ की वैल्यू फाइंड करो या तो आप यहाँ की वैल्यू फाइंड करो। कहीं भी एक जगह चले जाओगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर 1 बराबर आपका 20 तो 3 बराबर 60, 1 बराबर 20 तो 1 बराबर यहाँ पे भी 20 ही रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? ये बात हो रही 10 साल पहले की। वर्तमान मतलब 10 साल बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा आपका 70 और यहाँ पे आएगा आपका 30। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो आएगा 70 और 30 का, 0 से 0 हटाओगे मतलब 7 और 3 का। क्लियर है? ऑप्शन आपका रहने वाला है 4th वाला। अब जरूरी नहीं ऊपर से निकालो, यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगर यहाँ वैल्यू पुट करोगे ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 20 मतलब आएगा 80, मल्टीप्लाइड बाई 20 मतलब आएगा 40। ये 10 साल बाद की एज आई है। अब 10 साल पहले मतलब वर्तमान की निकालोगे तो यहाँ पे मिलेगा 70, 40 में से 10 घटाओगे तो 30। फाइनली आपको रेशियो यही मिलने वाला है। एग्जाम में आप दोनों साइड चेक मत करना, ये तो मैंने इसीलिए करके दिखाया कि आप कोई से भी साइड से आंसर निकालोगे बराबर ही आएगा।
क्रॉस वेरीफाई आपको कराया, ठीक है। आपको किसी एक साइड से निकालना, चाहे तो ऊपर से निकालना या सेकंड वाली इंफॉर्मेशन से निकालना। एग्जाम में केवल आप एक को ही अप्रोच बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है और उन अंडों को 5 रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता है। तो आपको बताना है कि पंसारी को कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, वो भी आपके परसेंटेज में। देखो सबसे पहले अगर ऐसे टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले आप एक यूनिट की कॉस्ट निकालोगे, एक यूनिट का प्राइस निकालोगे। एक यूनिट का प्राइस कैसे निकालते हैं, एक फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, मैंने आपको कितने रुपए दिए 100, और मैंने आपसे बोला तो आप एक काम करो कि आप 20 पेन लेके आओ। 100 रुपए में आप 20 पेन लेके आओ, कितने 20। तो आपको एक पेन कितने की पड़ेगी, तो आप बोलोगे कितने 5 रुपए पर पेन। ये बात समझ में आ रही है। एक पेन की आपने कॉस्ट निकाली, लेकिन निकालने का जो आपका तरीका था वो क्या था, जो भी आपके रुपए थे, जो भी आपके रुपीस थे, उनमें आपने नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड दे दिया। बात समझ में आ रही है। आप एक आर्टिकल की कॉस्ट निकाल सकते हो। सेम प्रोसेस आपको यहाँ अप्लाई करनी है। कुछ आपकी कॉस्ट होगी और कुछ आपका सेलिंग प्राइस होगा। अब कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जब मार्केट वो गया पंसारी तो कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो उन्होंने 4 रुपए इन्वेस्ट किए, मतलब 4 रुपए सामने वाले को दिए और 5 अंडों को ले लिया। बेचने की जब बारी आई तो उन्होंने क्या किया कि 5 अंडे दिए, ठीक है, हाँ 5 रुपए और 4 अंडों को दिया। बात समझ में आ रही है। जब खरीदने गया तो 4 रुपए दिए सामने वाले को और 5 अंडे उठा लिए, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो सामने वाले से 5 रुपए लिए और सामने वाले को 4 अंडे पकड़ा दिए। अब आपको करना है फ्रैक्शन खत्म। फ्रैक्शन खत्म कैसे करोगे, 4 और 5 का ले लो आप एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 20, यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से काटोगे 5 चौके 20, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 16 और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 25। यहाँ तक क्लियर है। मतलब आपको आर्टिकल की कॉस्ट पता चल गई कि आप टोटल कितने के अंडे खरीद के आए थे 16 रुपए के, आपने उन अंडों को टोटल कितने में बेच दिया 25 रुपए में। अब आप 16 की चीज खरीदी, 25 में आपने बेच दी, तो कितने का आपको प्रॉफिट होगा, तो आप बोलोगे 9 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब 9 रुपए का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन किस पर, जब भी बात किस पर आती है तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा देखते हैं आप कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 16 और मल्टीप्लाइड बाई 100। क्यों 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 25 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 5, इतने का आपको प्रॉफिट हुआ अपॉन 4। मिक्स फ्रैक्शन बताओगे तो कितनी बार जाएगा आपका 5 बार, 2 कैरी करोगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 1 बचेगा आपका शेष पर, इतने का आपको लाभ हो जाएगा 56 सही 1/4 परसेंटेज का। क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज का। क्वेश्चन है आपका 999 और 999, इनका आपको एवरेज बताना है। नंबर थे आपके 999 और आपका 999, इनका आपको एवरेज बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक बेसिक सा तरीका आपका क्या रहेगा, आप उठाओ सबको जोड़ दो और उनका एवरेज निकाल दो। कैसे निकालोगे, 2 कैरी करोगे, 9 और 2 18 और 2 20, 2 कैरी करोगे 9 और 2 आपका 11, ठीक है, ये आएगा आपका। अब नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड दे दो। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 1 2 आपका 3 से आपने डिवाइड दे दिया, कितनी बार जाएगा 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ 2 कैरी करोगे 3 6 18, फिर 2 कैरी करोगे 3 9 27, ये आपका आंसर हो जाएगा 369। पहला तरीका तो आपका यही हो गया। और अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे कुछ मत करो, आप 9 को कॉमन ले लो। 9 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे 111। अब इन सबको जोड़ के इनका एवरेज निकाल दो
और लास्ट में आप 9 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इनको अगर जोड़ोगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई आपको किनका करना है, 9 का, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालोगे तो किससे डिवाइड दोगे आप, 3 से। अब कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 3 से ये 9 3 बार, फिर आएगा 3 3 9, 3 दूनी 6 और ये आपका 3। आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आपका एक ही रहने वाला है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो देखना है कि बेस्ट मतलब कम से कम समय में आपका आंसर एक्यूरेट कौन से आपके मेथड से आ रहा है। क्लियर है, दोनों आपके सामने, जो भी आपको ठीक लगे। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज से। क्वेश्चन है आपका, एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 एक स्टेनोग्राफर ने एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए। यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइप करता, यदि वो एक दिन में 6 घंटे टाइप करता तो उसकी औसत गति कितनी होगी। आप ऑप्शन देखोगे तो आपके सामने ऑप्शन में औसत गति आपकी मिनट में बताई है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो आप एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो तो आप बोलोगे 6 घंटे। तो एक घंटे में कितनी आपने टाइपिंग करी होगी, 6 से डिवाइड दोगे, 2 बार जाएगा, 4 कैरी करोगे, 6 सत्ते 42 और कितने जीरो आपके, 2 जीरो। एक घंटे में आपने इतनी टाइपिंग की होगी। मतलब एक घंटे का अगर वो औसत पूछे तो आपका आ जाएगा कितना, 2700 का। लेकिन बात एक घंटे की हो ही नहीं रही है। आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो सारे ऑप्शन आपके मिनट में है। अगर सारे ऑप्शन मिनट में है तो आप मिनट में निकालो, और मिनट में निकालने के लिए एक घंटे में आपके कितने मिनट होंगे, तो वो होंगे आपके 60। जीरो से आपका जीरो चला जाएगा, 6 से करोगे तो 6 से 6 4 24, 3 करोगे 6 5 आपका 30, 45 लेटर पर मिनट। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, थर्ड वाला, 45 शब्द प्रति मिनट आपका औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में पूरा करती है। यदि एक खंभे को 7 मिनट में पार करे तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक स्पीड की बात करूँ तो स्पीड की एक मैंने आपको सीधी सिंपल सी डेफिनेशन बताई है कि एक यूनिट टाइम में जो व्यक्ति जितनी दूरी जितनी डिस्टेंस को कवर करेगा उसे वह चाल कहलाता है, चाल कही जाएगी, ठीक है। जैसे एक यूनिट टाइम आपका कुछ भी होगा, जैसे 1 सेकेंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ये एक यूनिट टाइम आपका कोई भी हो सकता है। अगर मैं क्वेश्चन पे आऊँ तो 10 मिनट में वो कितना, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को पूरा करता है। अब आपको ये डिस्टेंस ले जाना है 1 घंटे में, ताकि इस डिस्टेंस को आप चाल में कन्वर्ट कर सको। तो 1 घंटे में आपके कितने मिनट होंगे, तो आप बोलोगे 60 मिनट होंगे। अभी आपके पास कितने मिनट है, अभी आपके पास 10 मिनट है। अब 10 मिनट में आप किसका मल्टीप्लाई करो, तो 6 का करोगे 1 घंटे में पहुंचने के लिए, तो यहाँ भी आपको 6 का करना पड़ेगा। तो 60 मिनट या फिर 1 घंटे, 1 घंटे में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 12 6 72 किलोमीटर। मतलब ट्रेन की आपको स्पीड पता चल गई 72 किलोमीटर पर हावर की है। सेकेंड चीज यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि खंभे को 7 मिनट में पार करती है, ये मिनट हटा के आप सेकंड कर लो, क्योंकि व्यापम ने यहाँ पे लिखा आपका मिनट है और आंसर जब दे रखा है वो आंसर दे रखा है आपको सेकंड में। अगर आप मिनट से आंसर निकालोगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा आएगा, मतलब आपके सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनट दे रखा है इसे आप सेकंड बना लो। व्यापम ने मिनट बोला है लेकिन मिनट से आपका आंसर कुछ और आ जाएगा और ऑप्शन में ऐसा आपको कोई दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर जो 7 मिनट की जगह आप सेकंड देख लो, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात करें तो चाल कितनी है आपकी, 72 किलोमीटर पर हावर। डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, केवल और केवल ट्रेन का, और वही आपको फाइंड करनी, क्योंकि खंभे की कोई अपनी दूरी होती नहीं है। समय की बात करेंगे, व्यापम ने यहाँ पर 7 मिनट दिया था लेकिन आपको मिनट ना हटा के ये सेकंड मानना है, क्योंकि अगर आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइड बाय 60 भी करना पड़ेगा और उससे आपका आंसर कुछ और आ जाएगा और ऑप्शन आपको ऐसे भी कोई मिलेंगे नहीं। मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत था। तो अब यहाँ पर बात हो रही मीटर पर सेकंड की और यहाँ पर चीजें हैं किलोमीटर पर हावर में। अब किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो आपको करना पड़ेगा 5/18 का मल्टीप्लाई। 18 से कटोगे तो 4 बार,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 और यहाँ 7 बराबर आपको डिस्टेंस, तो कितना मिलेगा 5 4 20, 7 और 2 14, मतलब 140 मीटर बराबर आपका डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? मतलब ये वाला ऑप्शन आपके जितने भी थे सारे के सारे गलत थे। 140 मीटर आपका कैसे आया? क्योंकि आपने इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। अगर यही आप मिनट से करते तो यहाँ पे आपको 60 का और मल्टीप्लाई करना पड़ता, 60 का और मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर कुछ और आता। क्लियर है? तो ऑप्शन इसके सारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज से कुछ नंबर्स दे रखे आपको, जैसे 42, ठीक है, 45, 42, 45, 48, 51 और है आपका 54 और आपका है 60, ठीक है। इनका आपको एवरेज बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 50, दूसरा ऑप्शन आपका 49, तीसरा है ऑप्शन आपका 44 और लास्ट ऑप्शन बचता है आपका कितना 53। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करना है आपको ऑप्शन से। ऑप्शन कैसे? पहली एक बेस्ट अप्रोच है क्या कि ऑप्शन हमेशा एवरेज हमेशा आपका एक मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मतलब इसमें सबसे पहले आप एक सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर आपको 42 ही दिखेगा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो 60, मतलब जो भी आपका एवरेज आएगा वो 42 से ना तो छोटा होगा और ना वो 60 से बड़ा होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन देख लो जो 42 से या तो छोटे हैं या 60 से बड़े हैं और उन्हें हटा दो, क्योंकि वो आपके आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एवरेज हमेशा एक मिड पॉइंट होता है। ऐसे तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। 50 भी आपका 42-60 की रेंज में है, ये भी रेंज में है, ये सारे आपके रेंज में है। पहले आपकी अप्रोच फेल हो गई। अब सेकंड आपको देखना है कि इनका जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कैसे निकालोगे? इन सबका आपको सम करना पड़ेगा, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल से आपको डिवाइड देना पड़ेगा और इनमें से आपका कोई एक एवरेज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, अगर इन सब में हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, इन सब में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा? इन सारे नंबर्स का सम। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको काम करना है यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे कैसे? कि यहाँ पे जोड़ने पे ऊपर कौन सी यूनिट डिजिट मिलेगी? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 4 और 1 आपका 5, 5 और 8 आपका 13, 13 5 आपका 18, 18 और 2 आपका 20 और 20 में इकाई का अंक मिलेगा आपको 0। ये चीज समझ में आ रही? मतलब आप जब सबको जोड़ोगे तो इकाई का अंक आपका यूनिट डिजिट आपका 0 रहने वाला है। अब देख लो यहां मल्टीप्लाई करने पे कहीं आपको 0 मिलेगा? 6 3 18 8 मिलेगा, आंसर नहीं हो सकता। 6 4 24 4 होगा, आंसर नहीं हो सकता। यहां भी नहीं हो सकता। केवल और केवल एक ही जगह आपको 0 मिलेगा, तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? आपका 50। ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे? ऑप्शन एलिमिनेट करके। बेस्ट अप्रोच मैंने आपको सबसे पहले क्या बताई? एक रेंज, मतलब इतने से इतने के बीच में होगा। बनता है बेल एंड गोल्ड, नहीं बनता है कोई बात नहीं, ऑप्शन से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन 2D से। क्वेश्चन है कोई एक आपका वर्गाकार क्षेत्र है और उस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 101 सही 1/400, ठीक है। आपको बताना है उस वर्गाकार क्षेत्र की जो वर्गाकार भुजा होगी, वर्गाकार भुजा की लंबाई। अगर मैं वर्गाकार की बात करूं, वर्ग की बात करूं, ये होता है आपका एक वर्ग, स्क्वायर सेफ, ठीक है। वर्ग की आपकी चारों साइड, स्क्वायर की चारों साइड आपकी कैसी रहती है? बराबर। क्लियर है? और वर्ग का जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया कैसे निकालते हो? भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब कोई सी भी आप साइड ले लो, उसका आप स्क्वायर कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। मतलब ये भी कहीं ना कहीं आपको ए स्क्वायर की ही वैल्यू दे रखी है और आपको वैल्यू का की फाइंड करनी केवल एक सिंपल ए की। मतलब ये सारी वैल्यू की आपको स्क्वायर रूट करनी पड़ेगी। अब स्क्वायर रूट करोगे तो अगर आप यहां पर देखोगे 101 इम्परफेक्ट नंबर है, स्क्वायर रूट नहीं कर पाओगे, तो अप्रॉक्स में काम करते हैं। 101 के पास में कोई सा भी आप नंबर देखो जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल सको, तो आपको भी पता है वो नंबर होता है आपका कितना? 100। मतलब इसे आप 100 बना लो। क्लियर है? तो 100 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 10। 1 का करोगे 1 ही मिलेगा, 400 का करोगे तो आपको 20 मिलेगा। क्लियर है? ये होगी आपकी एक साइड। अब ऐसा तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखा है आपको पॉइंटों में, तो 10
20 में जब 1 में जब 20 से डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा 0.05। ये हो जाएगी आपकी एक वर्ग की भुजा। क्लियर है? तो आंसर रहने वाला आपका 10.05, ऑप्शन है आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 5/7 की पावर -6 का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम है मतलब इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर आप पहली नजर में ऑप्शन देखो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट इसका इनवर्स या फिर उल्टा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे देखूंगा अच्छे से तो माइनस की पावर है, अगर इसे आप अच्छे से अरेंज करोगे, माइनस की पावर मतलब बटे में लिखो तो 1/5/7 की पावर 6। ठीक है, या फिर इसे आप लिख सकते हो 7/5 की पावर 6, मतलब ये कहीं ना कहीं इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब 5/7 की पावर -6 को आप 7/5 की पावर 6 भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन बात हो रही रेसिप्रोकल की, और इनमें से कौन सा एक रेसिप्रोकल नहीं है मतलब कहीं ना कहीं ये इसके बराबर है और बाकी के दिए हुए ऑप्शन इसके सारे के सारे रेसिप्रोकल है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है 7/5 की पावर 6, वो इसके जस्ट बराबर है, ना कि इसका रेसिप्रोकल है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा आंसर पहला वाला। क्यों? क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो इसके जस्ट बराबर है, मतलब इक्वल है दोनों, रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट इसका उल्टा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 का आप रेसिप्रोकल बताओ तो आप क्या बोलोगे? 1/2। मैं आपसे बोलूं 3 का रेसिप्रोकल बताऊं तो आप क्या बोलोगे? 1/3। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर 7/5 की पावर जो 6 है ये इसका इनवर्स नहीं है, ना कि इनवर्स है, ये इसका बराबर में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन 5/7 की पावर 6 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम नहीं है? व्युत्क्रम नहीं है मतलब एक कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम नहीं होगा, बाकी के सब इसके व्युत्क्रम होंगे। अगर इसे आप थोड़े अच्छे से देखो, इसे पावर माइनस में है। ठीक है, माइनस में पावर मतलब पूरे को आपको बटे में 1 में ले जाना पड़ेगा। जैसे 5/7 की पावर 6। ठीक है, ऊपर ले जाओगे तो आप क्या बोलोगे? 7/5 की पावर 6। क्लियर? मतलब इसे कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो, ये कहीं ना कहीं इसके बराबर है। अगर आप ऑप्शन नंबर पहला देखोगे तो ऑप्शन नंबर पहले में आपको दे रखा है 7/5 की पावर 6, मतलब कहीं ना कहीं आपको यही उठा के दे दिया है और आपसे बोला है क्या ये इसका व्युत्क्रम है? ये व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा? ये तो इसके इक्वल में है। बात समझ में आ रही है? ये तो इसके इक्वल मतलब बराबर है। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट इनवर्स, मतलब व्युत्क्रम। बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे वो इनके रेसिप्रोकल है, ना कि ये वाला। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके जस्ट बराबर है, ना कि रेसिप्रोकल। अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है आपका x प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर आपका x माइनस बी अपॉन में आपका a प्लस बी। आपको बताना है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको जो भी चीजें कैंसिल आउट होती हैं कर देना और आप अपने x की वैल्यू निकालना। जैसे अगर यहाँ पे करोगे, सबसे पहले इस x को उठाओ, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा x a प्लस आपका x b। ठीक है, अब इस b को उठाओ, b का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ab और प्लस आपका b स्क्वायर। क्लियर है? अब इस a को उठाओ, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपको बराबर में मिलेगा क्या? x a, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a b। ठीक है, अब इस माइनस के b को उठाओगे तो यहाँ पे करोगे माइनस का x b। ठीक है, यहाँ पर करोगे माइनस माइनस आपका प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखना प्लस माइनस का साइन आप अच्छे से लगाना। अगर एक भी आपका प्लस माइनस का साइन गलत हुआ या प्लस का आपने माइनस किया, माइनस का आपने प्लस किया, तो आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, कोई चीजें कैंसिल आउट होंगी, जरूर होंगी। एक्स से आपका एक्स से जाएगा, बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? एक्स बी ए बी। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? एक्स बी और आपका ए बी। ठीक है, अगर इस एक्स बी को आप इस साइड लाओगे तो माइनस का इधर उठ के आएगा तो आपका रहेगा पॉजिटिव, माइनस एक्स बी, इधर आएगा प्लस एक्स बी और एक्स बी मिलकर 2xb बराबर। इस पॉजिटिव ए बी को बराबर के उस साइड ले जाओगे तो हो जाएगी चीजें माइनस में।
तो माइनस ए बी माइनस का 2ab। बात समझ में आ रही? सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट, b से आपका b कैंसिल आउट, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा माइनस का a। इसका और कोई तरीका नहीं है, बेस्ट है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। और आपको सबसे बारीक चीज क्या ध्यान रखनी है, प्लस माइनस का। अगर एक भी प्लस या माइनस आपने गलत लगाया तो आपका आंसर प्लस से माइनस हो सकता है या फिर कुछ और आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा माइनस ए और ऑप्शन में सेकेंड वाला। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री लाइन एंड एंगल से ए और बी, ए बी और सी डी दो समांतर आपकी रेखाएं हैं। ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है। ये आपकी दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी। ठीक है, आगे क्या बोला है इन्होंने, अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू, ए बी को ई पर एक आपकी अनुप्रस्थ रेखा इस तरीके से पी क्यू, पी और क्यू। ठीक है, ए बी को ई पर, यहाँ ये पॉइंट होगा आपका ई और ये वाला पॉइंट होगा आपका क्यू पर बाइसेक्ट करती है। आगे इन्होंने दे रखा है ए ई पी, ए ई पी ये दे रखा है आपको वाई। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने, डी एफ क्यू, डी एफ, ये सॉरी एफ है यहाँ पे, एफ क्यू यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, डी एफ क्यू 3x। ठीक है, और एक और वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, पी ई बी बराबर x, पी ई और ये बी बराबर आपको x। ठीक है, और आपको भी पता है कि एक सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा आपका कितना रहता है, 180। ठीक है, अगर इस PQ को आप एक सीधी सरल रेखा मानोगे, PQ आपकी एक सीधी सरल रेखा है, तो कहीं भी आप इस पे कोण बनाओ 180 का ही बनेगा। या तो यहाँ ऐसे बना दो, यहाँ बना दो, या फिर यहाँ बना दो। अगर 180 में से x आपने बांट दिया, अब आपके पास क्या बचेगा, 180 माइनस x, रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, अब जियोमेट्री में लाइन एंड एंगल के चैप्टर में ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा आपका कैसा हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो 180 माइनस आपका x, ये बराबर किसके जाएगा, आपके 3x के। ठीक है, तो 180 बराबर आपका 3x और एक x मिलकर हो जाएगा आपका 4x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 45। और यहाँ पर इन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी इन्होंने y की, मतलब ये वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है आपकी, 45 डिग्री। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी, सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा आपका 180 का, मतलब अगर ये ए बी की बात करो, इस लाइन पर भी आप कहीं भी कोई भी कोण बनाओ हमेशा कितने का होगा आपका, 180 का। अगर 180 में से 45 आपने बांट दिया तो रेस्ट ऑफ द पार्ट कितने का बचेगा, 135 डिग्री का। तो y बराबर यहाँ कितना मिलेगा आपको, 135, और ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट वाला 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिंप्लीफिकेशन से। ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, जैसे 155 मल्टीप्लाइड बाई 155 मल्टीप्लाइड बाई फिर आपका 155 फिर माइनस 55 मल्टीप्लाइड बाई 55 और ये आपका मल्टीप्लाइड बाई आपका फिर 55। ठीक है, अपॉन में दे रखा होगा आपको 155 मल्टीप्लाइड बाई 155। ठीक है, प्लस आपका 155 मल्टीप्लाइड बाई 55 फिर प्लस आपका 55 मल्टीप्लाइड बाई 55। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप a बराबर 155 मान लो और b बराबर केवल 55 मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला नजर आएगा, क्या, a मतलब a को आपने 3 बार लिखा है, मतलब a की पावर q, a q, b मतलब यहाँ पे क्या लिखा आपने, b की पावर 3 मतलब b q। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका a स्क्वायर, यहाँ क्या होगा आपका प्लस ab और यहाँ क्या होगा आपका प्लस b स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है कि ए क्यू माइनस आपका बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको भी पता है, एक कोष्टक में a माइनस बी और अगले कोष्टक में आपका a स्क्वायर प्लस आपका ए बी प्लस आपका b स्क्वायर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे ये लिख सकते हो। और अपॉन में क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस आपका ए बी और प्लस आपका v स्क्वायर, ये आपके दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट।
आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो होगा आपका a माइनस बी, मतलब a और b का आपको डिफरेंस निकालना है। a कितना दे रखा है 155, b कितना दे रखा है 55, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो मिलेगा आपको कितना 100। मतलब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या रहने वाला है 100। क्लियर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से वो फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र 230 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से पास हो जाता है। तो आपको बताना है एग्जाम का मैक्सिमम स्कोर कितना है, मतलब टोटल आपके कितने मार्क्स के एग्जाम है। देखो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपका काम इतना रहेगा कि आपको बच्चे को केवल पास कराना है। बच्चे को पास कैसे कराओगे? अगर वो कुछ नंबर ला रहा है और कुछ नंबरों से फेल हो रहा है तो उतने का आप उसे ग्रेस दे दो, ठीक है। और कुछ नंबर ला रहा है और कुछ नंबरों से ज्यादा से पास हो रहा है तो उतने नंबर उससे वापस ले लो। आपको बच्चे को हर हालत में केवल पास कराना है। जैसे अगर पहले बच्चे की बात करूं, पहले बच्चा केवल 30% मार्क्स लाया, जो भी टोटल मार्क्स रहे होंगे उनका केवल 30%। क्या बच्चा पास हो पाया? बच्चा फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हो गया? 50 नंबरों से। मतलब अगर कहीं ना कहीं आप इसे 50 नंबर और दे दो तो ये आपका बच्चा पास हो जाएगा, पास करा दिया। अगले छात्र की बात करें, वो 230 नंबर लाया, 230 नंबर। अब 230 नंबर तो लाया, क्या वो पास हो पाया? हाँ, वो 30 नंबर ज्यादा से पास हो गया। मतलब अगर इससे आप 30 नंबर वापस ले लोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा केवल पास हो पाएगा। अगर दोनों जगह केवल बच्चा पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें बराबर होंगी। अब यहाँ पर आपको मिलेगा 30% प्लस आपका 50 और बराबर आपका यहाँ पे 200। क्लियर है? अब यहाँ पर ऐसे ले जाओगे तो 30% किसे डिनोट करेगा? आपके 150 को, ठीक है। अब 0 से आप 0 काटोगे, 3 से काटोगे 5 बार, तो 1% कितना मिलेगा आपको? 5। अगर 1% आपका 5 था, आपको बताना है 100%, तो कुछ नहीं करना है, 2 0 चिपकाना है यहाँ और 2 0 चिपकाना है आपको यहाँ। तो मैक्सिमम आपके एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? 500 का। ऑप्शन दे रखा है आपको थर्ड वाला। अगला आपका क्वेश्चन है ज्योमेट्री सर्किल से। क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे एक आपका वृत्त है, ठीक है, इस तरीके का कोई आपका वृत्त है, ये वृत्त का आपके केंद्र है, ये कोई आपकी जीवा है और जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त की आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको? 6 सेंटीमीटर। अब ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। अब आपको भी पता है वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी जीवा को समद्विभाजित करती है। मतलब टोटल अगर ये जीवा आपकी 8 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 4, और ये भी कितनी हो जाएगी आपको? 4। और यहाँ पर हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब होती है। लंब होती है मतलब 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कर्ण का स्क्वायर। अगर आप इसे O मान लो, इसे A मान लो, इसे आप B, तो O A B में आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे मिलेगा आपको OA का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका AB का स्क्वायर। तो OA की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 6 का स्क्वायर मतलब 36। OB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्लस आपको AB का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो OB का होल स्क्वायर मिलेगा आपको कितना? 20, ठीक है। स्क्वायर रूट करोगे तो OB बराबर कितना मिलेगा? ये टूटेगा आपका 4 और 5, 4 5 आपका 20, और 4 का स्क्वायर रूट होगा आपका 2, 5 का कुछ नहीं होता है तो रूट। तो OB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 2/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ज्योमेट्री सर्किल से है। क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई ज्ञात करो। इससे पहले वाला जो वीडियो था, मतलब इससे पहले वाला जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था 19 तारीख को सुबह 9 बजे वाला, तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था वृत्त से संबंधित। तो वहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या कि वृत्त में जो जीवा होती है वो केंद्र के जितना पास जाती जाएगी जीवा की लंबाई आपकी बढ़ती जाएगी।
इसीलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर जो उन्होंने पूछा है दीर्घतम जीवा मतलब वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना। अब त्रिज्या यहाँ कितनी दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का 2 गुना मतलब 20 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अगर आप डायग्राम से समझोगे तो ये है आपके वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 10, और 10 और 10 को मिलाकर टोटल बनेगा आपका 20। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना रहने वाला है 20, और ऑप्शन में आपका रहेगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से। क्वेश्चन है आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता है आपकी 0.55। आज वर्षा नहीं होगी, इसकी प्रायिकता क्या रहने वाली है? अगर टोटल प्रायिकता में 1 मानूं मतलब कंप्लीट आपकी 1 है, ठीक है। अब वर्षा होगी, इसकी क्या प्रायिकता है आपकी 0.55। 1 में से 55 आपका 1 में से 0.55% मतलब प्रायिकता है कि आपकी वर्षा हो सकती है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका क्या होगा कि आपकी वर्षा नहीं होगी। तो रेस्ट कितना बचेगा आपका 0.45। बात समझ में आ रही है? तो प्रायिकता क्या रहने वाली है आपकी 0.45, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन नहीं है तो इसे मैनेज करोगे कैसे? पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 2 जीरो, 5 से काटोगे 5 ने 45, 5 दूनी 20, तो प्रायिकता क्या रहने वाली है आपकी 9/20, और ऑप्शन में है आपका 9/20 मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन 2D से। क्वेश्चन है आपका 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाव गड्ढे को 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा? देखो, जब अगर हम घनाव की बात करें तो घनाव का वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू आपकी ऊंचाई। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको लंबाई कितनी दे रखी है 8। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो दे रखा है आपको 6 और ऊंचाई आपको 3, ठीक है। टोटल आपको वॉल्यूम कितना मिलेगा 8 × 6 × 3। इतने वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चाहिए 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से का खर्च, ठीक है। तो टोटल आपको कितना मिलेगा 25 अट्ठे अगर आप देखोगे तो होता है आपका 200, ठीक है। 6 3 आपका 18, 18 2 आपका 36 और कितना 2 जीरो। तो टोटल आपका जो खर्चा रहने वाला है वो है आपका 3600 रुपए का। ऑप्शन नंबर आपका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, एक वर्ग है आपका इस तरीके से, और वर्ग के अंदर एक आपका वृत्त है ये वाला। तो आपको बताना है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले अगर हम वर्ग की बात करें तो यहाँ पर जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, मतलब a स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको 288, ठीक है। तो एक साइड कितनी निकलेगी आपको, अगर आप इसे तोड़ोगे तो 144 और 2 × 2, तो आपको मिलेगा 144 मतलब आपका 12 × 2, ठीक है। अब अगर आप वृत्त की त्रिज्या की बात करोगे तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। मतलब वर्ग की भुजा के जस्ट आधी मतलब अगर ये आपका टोटल 12√2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 6√2। अब इस रेडियस वाले वृत्त का आपको बताना क्षेत्रफल, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल भी पता है, वो होता है आपका कितना πr² मतलब r² मतलब 6√2 का होल स्क्वायर, और पाई 6 का करोगे तो 36, √2 का करोगे तो 2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 72 पाई, तो 72 पाई इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन रहेगा आपका 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने सिलेबस में आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई थी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट से। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर दे रखे जैसे 27 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2744। आपको बताना है कि इनका घन मूल कितना होगा, मतलब जो फाइनली आपका आंसर है ये है, इनका घनमूल कितना होगा। अब आपको भी पता है कि 27 मतलब आपका
-3, जब क्यूब रूट करोगे तो -3, और 2744 इनका जब क्यूब रूट करोगे तो मिलेगा आपको 14, और साइन काय का है आपके मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करोगे तो 14 3 42, वो भी काय के माइनस के। तो जो आंसर रहने वाला है आपका माइनस का 42, और ऑप्शन में आपका ऑप्शन सेकंड। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है, यदि प्रति वर्ष यह 5% की रेट से बढ़ती है तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। मतलब अगर आज गांव की जनसंख्या 28,000 है, ठीक है, पहले साल कितना बढ़ेगा 5%, मतलब अगर अपने आप में ये 100% है तो 5% बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 105%, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 5% फ्रैक्शन करोगे तो कितना मिलेगा आपको 5/100, मतलब 1/20, ठीक है, 1/20 मतलब 20 पर बढ़ी है कितनी 1, तो कितनी हो जाएगी 21/20, या फिर ऐसे भी कर सकते थे 5 बढ़ा है मतलब 105 हो गया, 105/100 कैंसिल आउट करोगे तो चीजें आपको यही मिलने वाली हैं। फिर अगले साल फिर इतनी बड़ी मतलब 21/20, ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, 4 सत्ते आपका 28, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 441 मल्टीप्लाइड बाई आपका 7 जीरो, यहाँ पे करोगे 7 7 4 आपका 28, 2 कैरी करोगे 7 4 28 और 2 आपका 30, तो 2 वर्ष के बाद आपके गांव की जो जनसंख्या रहेगी वो रहेगी 30,870। ऑप्शन है आपका थर्ड वाला। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, तो अगले सेशन में वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपना शेयर करो। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।